था, क्योंकि कील की सतह बिल्कुल जेट ब्लैक थी, जो उसके द्वारा रिफाइन की गई कील की तरह सामान्य ही दिखाई दे रही थी। कई छात्र इस फैक्ट को जानकर हैरान थे और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर राघव ऐसा हो गया था जैसे वो एक मास्टर वर्क हथियार को पकड़े हुए हो। उसकी आंखें कांप रही थी, जबकि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। अचानक उसने अपनी उंगलियों को फड़फड़ाया, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे 7 बार बिजली गिरने से कील काफी मजबूत हो गई हो। राघव को आखिरकार समझ में आ गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर सर, आपकी ड्रैगन स्केल कील वास्तव में बेहतरीन है। ये तो मेरी 7 परतों वाली हेवन कील से भी कई गुना अधिक कठोर है। अगर हम कोलिजन टेस्ट करते हैं तो मुझे डर है कि मेरी कील 2 या 3 टक्कर का भी सामना नहीं कर पाएगी। ड्रैगन स्केल कील? मगर अगर ये एक ड्रैगन स्केल से बनी कील है तो फिर इसके स्केल्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे? किशोर क्यूरोसिटी से चिल्लाए। उनकी आंखें बिल्कुल चील की निगाहें लिए स्केल ढूंढना चाह तो रही थी, मगर वो अभी भी एक भी ड्रैगन स्केल ढूंढ पाने में असफल थे। राघव अपने आसपास मचे हड़कंप को भांपकर थोड़ा मुस्कुराया और सभी जूनियर्स को समझाते हुए बोला, दरअसल एल्डर सर की ड्रैगन स्केल कील सरफेस से भले काफी साधारण दिखती है, लेकिन आर्टिफैक्ट के सभी ड्रैगन स्केल कील के अंदर छिपे हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं सही कहूं तो इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रैगन स्केल की एक परत से तो बिल्कुल ही ज्यादा मोटी है और कम से कम 3 परतें उसके ऊपर से हैं। उसे मजबूत करने की परतों के साथ थ्योरी लगभग मेरे 7 लेयर्ड हेवन मेथड के समान ही है, लेकिन ड्रैगन स्केल की लेयर बाय लेयर बनाने की कठिनाई स्पष्ट रूप से 10 गुना अधिक है। एक मास्टर क्राफ्ट्समैन ही ऐसा मास्टर आर्टिफैक्ट बना सकते हैं, मुझे विश्वास है। राघव ने एल्डर ललित की तारीफ में तो लंबे चौड़े पुल बांध दिए थे, मगर बात थी भी सही। कहीं ना कहीं एल्डर के स्किल्स ने उसे एक बहुत ही नायाब सबक सिखा दिया था, जिससे उसे गहराई से समझ में आ गया था कि रिफाइनर का समुदाय बस उतना ही नहीं है जितना ऊपर से दिखाई देता है। इसमें कई झुके हुए बाघ थे और कई छिपे हुए ड्रैगन। यहाँ किसी भी रिफाइनर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने अच्छे हैं। वहाँ हमेशा कोई ना कोई होता था जो बेहतर होता था। राघव पूरी तरह से अपने असीम और शानदार भविष्य की ओर देख रहा था। एल्डर ललित एक बार फिर स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा, अब तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अजीब बात नहीं है कि तुम एक झटके में मेरी हिडन ड्रैगन स्केल्स मेथड को समझ गए, मगर जब डिटेलिंग की बात आती है तब तो तुमने आश्चर्यजनक रूप से एक्सपीरियंस करके बता दिया कि मैंने छिपे हुए ड्रैगन स्केल्स की 3 परतें डाली हैं। ये मेरे लिए वास्तव में अकल्पनीय है। उन्होंने राघव को थम्स अप का इशारा करते हुए कहा, शुरुआत में मैं सिर्फ फर्स्ट जनरेशन टाई फाइनेंस को देखने के लिए आपके इंस्टीट्यूट में आया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि आपका इंस्टीट्यूट इस बूढ़े आदमी को इतना प्लेजेंट सरप्राइज देगा। राघव, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास टैलेंट के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। मैंने जीवन में यहाँ तक आते आते बस थोड़ा सा अनुभव जमा किया है, जो कई वर्षों के बार बार रिफाइनमेंट प्रोजेक्ट में यूज करने के लायक नहीं है। मेरा तो मानना है कि आप जैसे टैलेंट को केवल 1 या 2 दशक ही लगेंगे मुझ जैसे बूढ़े आदमी की उपलब्धियों को पार करके काफी आगे बढ़ जाने के लिए। सभी किशोर अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एम्पायर टर्मिनस कम्युनिटी के अत्यधिक सम्मानित एल्डर ललित राघव से इतनी बड़ी बात कह देंगे। ऐसी बात सुनकर छात्रों की कई कॉम्प्लेक्स निगाहें कोने में बैठे प्रोफेसर अर्नब पर पड़ी। अर्नब अपनी उलझी हुई स्पिरिचुअल रूट्स के एक समूह की तरह हो गया था। उसने अपने हाथ में अपने द्वारा बनाए गए ड्रैगन स्केल कील के टुकड़ों को धुंधली निगाहों से पकड़ रखा था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो आज बेइज्जती के कारण वो बेहोश ही हो गया हो। कोने में खड़ा वो कुछ तो गुदगुदा रहा था, या शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि वो आखिर बोल क्या रहा है। अचानक उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर से गर्मी की लहरें उठ रही हैं। जैसे ही उसने अपने आसपास देखने के लिए अपना सर उठाया तो उसने पाया कि सभी छात्र उसकी तरफ आकर इकट्ठा हो गए थे और उसे एक घेरे में घेर लिया था और उसे जगमगाती आंखों से देख रहे थे। अच्छा, तुम लोग। अर्नब बेहद शर्मिंदा था। उसके कान लाल हो गए थे। वो नहीं जानता था कि उसे अपने ही छात्रों का सामना कैसे करना चाहिए। उसने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
तुम लोग भी मेरा मजाक बनाने आए होगे, है ना? प्रोफेसर अर्नब के सबसे वफादार उस मोटे लड़के ने आगे आते हुए जोर से कहा, सर आप उदास मत हो, हम हमेशा आपका साथ देंगे। उसके ऐसा बोलने के बाद और भी स्टूडेंट्स लाइन में आ गए। उनमें से एक बोला, हाँ सर, ये सही है, आपका प्रतिद्वंदी केवल एक डीमन था। आपने देखा ना, यहाँ तक कि एल्डर सर ने भी उनकी प्रशंसा की और कहा कि वो 1 या 2 दशक में उनकी उपलब्धियों को भी पार कर लेगा। तो एक सामान्य व्यक्ति ऐसे राक्षस के खिलाफ कैसे जीत सकता है? प्रोफेसर अर्नब, आप उदास मत होइए, हमारे दिमाग में आप अभी भी सबसे अच्छे प्रोफेसर हैं। एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा, और भले इस राक्षस के ज्ञान की गहराई प्रोफेसर अर्नब की तुलना में अधिक गहरी होगी और उसने अर्नब सर द्वारा रिफाइन की गई कील से भी अधिक मजबूत मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन किया था, मगर कम से कम अर्नब सर का आर्टिफैक्ट देखने में तो लाख गुना ज्यादा सुंदर था। बिल्कुल सही बात है, अर्नब सर की रिफाइनिंग स्टाइल आत्मविश्वास से भरी, क्लीन और यहाँ तक कि बेहद सुंदर थी, और उधर वो बिल्कुल प्लेन बेकार सा डिजाइन। ये राक्षस आपसे तुलना भी कैसे कर सकता है? अर्नब सर, आप किसी भी हालत में निराश मत होइए। भले ही आप उनसे हर तरह से मेल नहीं खा सकते हैं, मगर कम से कम आप बेहतर डिजाइन और क्लीन एप्लीकेशन तो कर ही सकते हैं। एक के बाद एक सभी बस अर्नब को सांत्वनाएं दिए जा रहे थे, मगर हाई स्कूल के उन छात्रों ने काफी देर तक सोचा, लेकिन अभी भी एक भी किसी ठोस पहलू के बारे में सोच नहीं पा रहे थे जहां अर्नब राघव से ज्यादा मजबूत हो। अंत में उन्होंने बस इस मजबूत डिजाइन पॉइंट के बारे में सोचा, जो वास्तव में एक मजबूत पॉइंट तो कभी था ही नहीं, क्योंकि वास्तव में भले ही अर्नब का डिजाइन काफी पवित्र और लुभावना था, मगर राघव का डिजाइन उतना भी बुरा नहीं था जितना वो कह रहे थे। अब जब बात रही आर्टिफैक्ट से लेकर उनके खुद के चाल ढाल की, तो भले ही राघव को हैंडसम नहीं कहा जा सकता था, फिर भी उसके पास कई ऐसी विशेषताएं थी जो अच्छी और बुरी दोनों ही थी। उसका फिगर भले ही अर्नब जितना अच्छा नहीं था, मगर फिर भी वो एवरेज, लंबा और आकर्षक था। उसके पूरे शरीर में डूबे इस आकर्षण में एक ऐसी एनर्जी थी जिसने लोगों को अब अपनी तरफ खींच लेने में महारत हासिल कर ली थी। यदि अर्नब एक स्टैंडर्ड लेडी किलर था, तो राघव भी इस समय एक मॉडल मैन कहा जा सकता था। इन युवाओं के दृष्टिकोण से राघव के स्पेशल पर्सनालिटी के संबंध में जब भी बात होगी, तो वो उसे भले ही डिमोनिक कहे, मगर मन ही मन में राघव डिमोनिक से ज्यादा एक डायनामिक कैरेक्टर साबित होता हुआ उभरा था। हालांकि अर्नब उन लोगों में से एक था जो अपने दुश्मन की हर बढ़ोतरी पर जल कर राख हो जाता था, और सारे बच्चे भी आज इस बात को अच्छे से समझ गए थे। जाहिर है उन्हें अपने अर्नब सर को पूरे ब्रह्मांड का सबसे अच्छा प्रोफेसर, सबसे अच्छा रिफाइनर बताना था, ताकि वो उसका दुख कुछ हद तक हल्का कर पाए। अर्नब की आत्मा अपने सबसे निचले स्तर पर थी, लेकिन युवाओं के बचकाने और हास्यास्पद जयकारों ने उसकी ऊर्जा को हंसी से भर दिया था। आंखें साफ होने पर उसने कुछ प्रयास से अपना चेहरा रगड़ा और एक लंबी सुकून भरी सांस छोड़ते हुए उसने अपना सिर हिलाया और बोला, Everyone has a right, boys. दरअसल में जीत और हार तो आम बात है। एक छोटा सा नुकसान मेरे लिए इतना गंभीर नहीं है। मैं आज से सीखते हुए जब लौटूंगा तो अगली बार उससे आगे निकलने के लिए जी जान लगाकर ध्यान से कल्टीवेशन करूंगा। तुम लोग टेंशन मत लो। अर्नब ने ड्रैगन स्केल कील के टुकड़ों को अपने हाथ की हथेली में मजबूती से पकड़ लिया। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वो इतनी जोर से कसे होने के कारण उसका खून निकल रहा है। वो राघव के सामने जाने के लिए बड़े कदमों के साथ चला और एक गहरा धनुष बना दिया। उसने कहा, जूनियर ब्रदर राघव, मैं आज इस हार को अपने पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ, और इस गहन सबक के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा इस टूटे हुए ड्रैगन स्केल कील को अपने पास एक मेमोरी के रूप में रखूंगा। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, और निश्चित रूप से जब मैं एम्पायर टर्मिनस कम्युनिटी में लौटूंगा तो सब कुछ याद रखते हुए अपनी ट्रेनिंग शुरू करूंगा। एक दिन होगा जब मैं आपको पॉइंटर स्वैप करने के लिए जरूर ढूंढूंगा, और जब वो दिन आएगा तो मुझे आशा है कि आप मना नहीं करेंगे, है ना? अर्नब के ऐसे मीठे बर्ताव पर जहां सभी बच्चे हैरान थे, वहीं कुछ बच्चों की खुसुर फुसुर चालू थी, जिनमें से एक ने कहा, अरे तुम लोग हैरान मत हो, अर्नब सर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
तुम लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी, रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। हमारे अर्नब सर जब वापस जाएंगे और 1-2 साल के लिए बिटर ट्रेनिंग से गुजरेंगे तो वो निश्चित रूप से इस राघव को खोजने के लिए वापस आएंगे और तब होगा असली मुकाबला। तुम लोग बस देखते जाओ। सभी की नजरों में राघव उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अर्नब एक ही समय में खुश और दुखी दोनों था। उसके दिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो रेक्सटन कॉलेज का एक प्रतिभाशाली छात्र था, जबकि उसका प्रतिद्वंदी ट्रिनिटी कॉलेज के नए डिपार्टमेंट का एक नया लड़का। तो ये कैसे हो सकता है कि राघव इतना बड़ा शैतान बन गया था जिसका टैलेंट इतना बेजोड़ था। अर्नब को वापस बदला लेने के लिए आने के लिए कुछ साल के कड़वे प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। उसने द्वंद के बादल छांटते हुए कहा, मुझे गलत मत समझना जूनियर भाई राघव, मैं आपके साथ बस रिफाइनिंग टेक्निक्स की तुलना करना चाहता हूँ, बाकी मुझे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है। राघव अब भी अपने चेहरे पर आई एक मुस्कान को रोक नहीं पा रहा था। वो हंसा और बोला, आपका हमेशा स्वागत है अर्नब सर, और आप कभी भी यहाँ आए और किसी भी समय रिफाइनिंग तकनीकों की प्रैक्टिस करें, ये मेरा सौभाग्य होगा। हालांकि मैं भी अब बेहद मेहनत से कल्टीवेशन करूंगा ताकि अगली बार जब आप आए तो मैं निश्चित रूप से अभी की तुलना में काफी अधिक मजबूत हो जाऊं, अभी की तरह। एक पल के ठहराव के बाद अर्नब के एक्सप्रेशंस अचानक से पूरी तरह से गंभीर हो गए। उन्होंने हर अक्षर के बाद रुकते हुए कहा, जूनियर ब्रदर राघव, मगर एक बात, आज की हार सिर्फ मेरी इकलौती हार थी। इसका रेक्सटन कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। हमारे रेक्सटन कॉलेज का रिफाइनिंग विभाग क्राउचिंग टाइगर्स और हिडन ड्रैगन से भरा है। शक्तिशाली रिफाइनर्स हर साल बड़ी संख्या में वहां से सामने आते हैं। मैं अभी के लिए तो पिछली पीढ़ी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं अंत में रैंक किए गए 300 डायरेक्ट डिसाइपल्स में से सिर्फ एक हूँ। मैं रेक्सटन कॉलेज के रिफाइनिंग विभाग के वास्तविक स्तर का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होने से तो बहुत दूर हूँ। इसीलिए मेरे सामने जो ताकत दिखाई दे रही है उसके आधार पर अगर आप वास्तव में रेक्सटन कॉलेज के शोधन विभाग को चुनौती देना चाहते हैं तो अभी भी पूरी तरह से स्किल्ड होने से आप बहुत दूर हैं। राघव की भौहें 2 काली सेबर्स की तरह ऊपर उठी और उसने कहा, एक ट्रू डिसाइपल्स और एक डायरेक्ट डिसाइपल में क्या अंतर है? क्या आप मुझे ये समझाएंगे? अर्नब ने समझाते हुए कहा, डायरेक्ट डिसाइपल्स को प्रोफेसर आदर्श द्वारा पहचाना जाता है। वो भाग्यशाली छात्र वो होते हैं जिन्हें उनके पर्सनल लेक्चर्स सुनने की अनुमति होती है और वो एक डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हैं। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए खिलाड़ी अनोखी दुनिया का।